Hello students, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and today we are studying about chapter number 2 in your history textbook. इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अंदर पाठ 2 का भाग 2 हम आज पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे सबसे पहले अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें एंड लेट्स बी विथ मी। ओके, चैप्टर नंबर 2 मतलब पाठ 2 जो है या अध्याय 2 का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसके शुरुआत के जो 2 पैराग्राफ्स हैं वो हमने पढ़ लिए थे। 3rd पैराग्राफ हम आज पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। मीन्स ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि 19th सेंचुरी या फिर जो 19वीं शताब्दी थी उस समय कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराएं क्या बनी थी और उनसे क्या परिवर्तन आया पूरे यूरोप में। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया है। रेडिकल पुनर्गठन क्या है वो हम तब पढ़ेंगे जब हम रेडिकलवाद के बारे में पढ़ेंगे। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। समाजवाद क्या है? समाज को आगे बढ़ाना, लोगों को एक करना, राष्ट्र का निर्माण करना। जैसे ही फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद रूस की क्रांति भी हुई, लेकिन रूसी क्रांति या फिर रशिया का जो रिवॉल्यूशन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही समाजवाद। तो समाजवाद कैसे हुआ, किस तरीके से रूढ़िवादी, उदारवादी और परिवर्तनवादी लोग जो है उन्होंने इसमें अपना हिस्सा दिया और क्या परिवर्तन आया। तो आज हम पढ़ेंगे उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। समाज का जो परिवर्तन करना है उसमें अलग अलग समूह हैं, उसमें एक समूह का नाम है उदारवादी। अब उदारवादी क्या है? उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उदारवादी ऐसे लोग हैं वो चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। मतलब जिस समय की हम बात कर रहे हैं जब रूसी क्रांति हुई थी तब एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व देते थे और वो धर्म था ईसाई धर्म। लेकिन ईसाई धर्म के भी 2 हिस्से हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जो मैंने आपको बताया था। ब्रिटेन की जो सरकार थी, मतलब यूरोप के अंदर ही आता है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की सरकार जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी और ऑस्ट्रिया और स्पेन के जो लोग हैं वो कैथोलिक चर्च का समर्थन करते थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। मतलब उदारवादी जो लोग हैं, अब ये देखिए जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर उदारवादी लोग क्या चाहते हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं समाजवाद को, राष्ट्रवाद को लेकर के, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम रेडिकल समूह के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम रूढ़िवादी समूह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ उदारवादियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। वंश आधारित शासन मतलब जिस प्रकार से राजा महाराजा शासन करते हैं, राजा का जो पुत्र है वो राजा बनता है, तो ऐसे कुलीन वर्गों का या राजाओं का शासन जो है वो उदारवादी लोग नहीं चाहते हैं। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे कि एक व्यक्ति जो है उसको सभी अधिकार मिलने चाहिए, उसके अधिकार उससे छीने नहीं जाने चाहिए, इसकी भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब उदारवादी समूह के सदस्यों का मानना था कि कोई भी सरकार जो है वो लोगों से उनके अधिकार नहीं छीन सकती। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसे निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। अब देखिए यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये कहीं पर भी वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं या मत देने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो अफसरों के, राजा महाराजाओं के या बड़े अधिकारियों के कहने पर न चले बल्कि न्यायपालिका बने। जैसे कि हमारे यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उस तरीके से न्यायपालिका बने और वही कानून बना करके वही सरकार को चलाएं। पर यह समूह लोकतंत्रवादी या डेमोक्रेट नहीं था। लोकतंत्र की मांग ये लोग नहीं करते हैं।
ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। मतलब ये नहीं चाहते कि सभी लोगों को वोट देने के अधिकार मिले। इस बात की इन्होंने मांग कहीं पर भी नहीं करी। बस ये यही चाहते हैं कि लोगों को उनके अधिकार मिले। यहाँ पर मत देने की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। मतलब उदारवादी लोगों का मानना था कि जिसके पास संपत्ति है, जो देश का नागरिक है या जिसके पास संपत्ति है, उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। बाकी गरीब वर्ग के लोगों को अधिकार तो मिलने चाहिए, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट है रेडिकल समूह। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। मतलब रेडिकल समूह के जो लोग हैं, 2-3 समूह हैं, तो दूसरा समूह है रेडिकल समूह। वो लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो है वो उन्हीं के बने जिन लोगों की संख्या देश में ज़्यादा है, मतलब जो बहुमत में है। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। मतलब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले, इसके भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत, मतलब उदारवादियों की से जो है इनकी सोच अलग है। तो उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि उद्योगपतियों का, बड़े लोगों को या फिर जो कुलीन वर्ग के लोग हैं उनको कोई भी अधिकार मिले। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। ये लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है उसके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए या ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रीकरण का विरोध जरूर करते थे। मतलब ये लोग चाहते हैं कि लोग जो हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति ना रहे। ऐसा ना हो कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनका एक ऐसा हिस्सा बन जाए जिसमें कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा संपत्ति है और कुछ के पास एक टुकड़ा भी नहीं है। ये बातें थी रेडिकल समूह की। इसके बाद है रूढ़िवादी समूह। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। मतलब 18वीं शताब्दी की बात करें तब ये लोग कहते थे कि नहीं, हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद इन लोगों में भी थोड़ा बदलाव आया। लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते यह मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वो चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। मतलब पुरानी बातों को भी सम्मान दिया जाए, पुराने नियमों की भी पालना कराई जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। मतलब बदलाव तो हो लेकिन धीमे स्तर पर हो। ऐसा न हो कि किसी नई सरकार के आने से पूरी तरीके से देश के नियम कानून बदल जाएं। तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुआ। अब उदारवादी अलग, रेडिकल समूह अलग और रूढ़िवादी लोग अलग समूह या फिर अलग सोच रखते हैं, तो टकराव तो होगा ही। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं के सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। मतलब लोगों को स्पष्ट हो गया कि 19वीं सदी में क्रांति कैसे होगी और राष्ट्र का कायांतरण मतलब उसकी संरचना में बदलाव कैसे होगा। अब क्या थी रूसी क्रांति, कैसे शुरुआत हुई, वो हम सभी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।